नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी वर्मा। कोई भी काम अगर लास्ट मोमेंट के लिए रखा जाए तो उसमें गलतियां करने की संभावना कहीं ज्यादा होती है, और ऐसा ही कुछ होता है टैक्स प्लानिंग में। यानी अगर आप लास्ट मोमेंट में टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं आपसे कोई चूक हो सकती है, कोई मिस्टेक, जिसमें बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो लास्ट मिनट की टैक्स प्लानिंग, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, इसे जानने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ चेतन चंडक है, हेड ऑफ रिसर्च टैक्स मिस्टर, और साथ ही हमारे साथ आज दिल्ली स्टूडियो से हिमांशु कुमार है, टैक्स एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमने कहा कि लास्ट मिनट की टैक्स प्लानिंग ये अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग लास्ट मिनट में ही अपना टैक्स प्लान करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट में आपसे चाहूँगी चेतन की, अगर टैक्स प्लानिंग की बात की जाए तो ये दरअसल साल की शुरुआत में होनी चाहिए, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2-3 महीने रहते हैं, इसमें काफ़ी लोग एक्टिव हो जाते हैं और लास्ट मोमेंट में डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लान उनको खरीदना चाहिए या फिर ELSS में कहाँ पर पैसा डालना चाहिए। आपका सजेशन क्या है, क्या सुझाव है लास्ट मिनट की टैक्स प्लानिंग को लेकर? सिर्फ पल्लवी, चीज़ बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि स्टार्ट से प्लान कर तो लेते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कुछ नहीं करते हैं। फिर साल के आखिरी में जब उनका टैक्स डिडक्ट होना शुरू होता है सैलरी से, तब जाके उनको ये रियलाइजेशन होता है कि अभी उनको कुछ करना है। तो हड़बड़ी में वो लोग बहुत बार कुछ इंश्योरेंस प्लान खरीद लेंगे जिसमें उनका रिटर्न बराबर नहीं होगा, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे जिस पर बाद में उनको दुख होगा। तो सजेशन ये है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो पहले तो ये देख लीजिए कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स है, देन आपको उसके अलावा और क्या क्या डिडक्शंस मिल सकती है। अगर कोई डिडक्शंस का ऑप्शन अवेलेबल है जो बेस्ड ऑन योर एक्सपेंसेस, जैसे होम लोन है, एजुकेशन लोन है, या फिर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे अगर आपको कोई डिडक्शंस एलिजिबल हो तो पहले सारी वो डिडक्शंस को नेट कैलकुलेट कर लो। उसके बाद में जो आपका टैक्सेबल इनकम बचता है उसमें से देखिए कि फिर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है सो दैट आप टैक्स मैक्सिमम सेव कर सको। ATC के अंडर पूरा 1.5 लाख का लिमिट है, और ATC CCD 1B के अंडर आपको एडिशनल 50,000 का मिल जाता है। तो टोटल 2 लाख तक का इन्वेस्ट करके आप बेनिफिट्स ले सकते हो। एंड पूरी लिस्ट है इसके अंदर कि क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं जी। लेकिन जल्दबाजी में अगर आप प्लानिंग करते हैं दिक्कत हो सकती है। आप हो सकता है आपको रिटर्न्स उतने अच्छे ना मिले, तो टैक्स एफिशिएंट होने चाहिए रिटर्न्स जो भी आप इन्वेस्टमेंट चूज करें। हिमांशु, आपसे मैं कमेंट चाहूंगी, जहां तक लास्ट मिनट का सवाल है, मात्र 10 दिन बाकी है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में। इन 10 दिनों में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्या उसका क्लेम मिल पाएगा? क्योंकि मोस्टली जो ऑफिसर्स रहते हैं जनवरी या टू द मैक्स फरवरी में सभी डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं जो प्रूफ सबमिट करने होते हैं। तो लास्ट मिनट में, जैसा कि खुद चेतन ने भी कहा कि अगर आप लास्ट मोमेंट में कुछ प्लानिंग करते हैं उसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफी रहते हैं, इसलिए पहले से प्लानिंग की जाए और ये जरूर देखा जाए कि ATC के अंदर आपने कितना ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर लिया है लिमिट को, यानी कहाँ का इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। बट इन फॉर दीज 10 डेज क्या कोई सजेशन है आपका, कोई स्कोप आपको लगता है कि अभी भी कुछ टैक्स सेविंग की जा सकती है? देखिए, आराम से की जा सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में आप डिक्लेरेशन तो दे देते हैं, बट जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा नहीं कर पाते, और मार्च के बाद, ये जैन के बाद जाने के बाद आप इन सब चीज़ों को ढूंढने लगते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें और क्या नहीं करें। अभी का जो टाइम है उसके हिसाब से आप रिटर्न पे बहुत फोकस होना सही नहीं होगा कि आपने क्या इन्वेस्ट किया और क्या रिटर्न आ रहा है। इंस्टीट्यूट के हमें पहले ये देखना होगा कि जिस हम पोर्टफोलियो या ELS में जा रहे हैं, या NPS में जा रहे हैं, या PPF में जा रहे हैं, तो क्या इसका टैक्स बेनिफिट मुझे कितना तक मिलेगा और इसका टैक्स इंपैक्ट क्या होगा। क्योंकि आप इन सब जनरली जो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिटर्न हाई होगा। कुछ केसेस में जैसे ELS एक नया फॉर्मेट आ चुका है जहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन वहाँ रिस्क ये होता है कि आपके पैसे को इक्विटी में लगाया जाता है, तो वहाँ एक रिस्क फैक्टर हमेशा आपके साथ रहेगा। वही आप अगर चाहते हैं NPS में तो 50,000 का एक्स्ट्रा मिल सकता है। साथ के साथ आप चैरिटेबल फंड में चैरिटेबल आप डोनेशन दे सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की कोई एलिजिबिलिटी या बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वर्क में काम कर रहा है, तो एक ऑप्शन वो भी होता है। साथ के साथ अगर आप चाहें तो आप टैक्स अपने इनकम को डिफर्ड भी कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी और ये प्रावधान हमारे इनकम टैक्स में अवेलेबल है। तो मल्टीपल तरह की चीजें हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके टैक्स स्लैब में कितना टैक्स आप पे बर्डन आ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना होगा। और अभी के टाइम पे अगर आप बहुत फोकस है कि मुझे रिटर्न हाई चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें, तो मुझे लग रहा है वो बहुत ही गलत डिसीजन होगा। अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कैसे हम अपने टैक्स को मिनिमाइज कर पाए, साथ के साथ एक
एक अच्छा रिटर्न जो 8% से 10% का भी हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप टैक्स में 10% के स्लैब में भी है और 10% सेव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली आपको 13 से 14% का रिफंड मिल रहा है जो इजीली मिल रहा है। तो आई थिंक कि आपको बहुत कैलकुलेटिव होके और फास्ट डिसीजन लेना होगा, ना कि लंबे हम प्रोसेस में जाए और लंबे कैलकुलेशन में अभी जाने का वक्त है हमारे पास। क्विकली अगर हम देखें, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ईटीसी के अंदर जहां आपको छूट मिलती है। उसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो पीपीएफ है। आमतौर पर जो प्राइवेट जॉब करते हैं और अगर खुद से भी आप इंडिविजुअल एक स्टूडेंट भी अगर आप हैं तो आप पीपीएफ का खाता खोल सकते हैं। 15 साल के लिए खाता खुलता है, उसमें आप न सिर्फ सेविंग करते हैं, आपको टैक्स छूट भी मिलती है। और सबसे अच्छी बात पीपीएफ की है कि ये कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है, यानी कि जो आपको मैच्योरिटी पर रकम मिलेगी, जो ब्याज आपको मिलेगा, किसी भी लेवल पर आपको टैक्स नहीं देना है। बट पीपीएफ के बियॉन्ड अगर हम देखें, कुछ और जो पॉपुलर ऑप्शंस हैं उसमें लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, उस पर आपको छूट मिलती है। साथ ही यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं, वहां पर भी आप एटीसी की छूट का फायदा उठा सकते हैं। जहां तक ईएलएसएस का सवाल है, हिमांशु आपने जिक्र भी किया कि कई बार होता है लास्ट मोमेंट में, क्योंकि हमने साल की शुरुआत में मान लीजिए कि अप्रैल में हमने कुछ टैक्स डिक्लेरेशन दिया, लेकिन समाउ उन गोल्स को हम मीट नहीं कर पाए और फिर लास्ट मोमेंट में ये होड़ मचती है कि चलिए जो भी रकम थी वो एक साथ डाल दिया जाए। तो एज अ टैक्स एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ईएलएसएस में धीरे धीरे एक कह सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट बेहतर ऑप्शन रह सकता है, या फिर एक मुश्त पैसा ईएलएसएस में एटीसी की छूट के लिए डालना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बताया कि पीपीएफ में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको 15 साल का लॉक इन पीरियड हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा हर्डल है, स्पेशली जो कि सैलरी क्लास है, उनकी एक लिमिटेड इनकम होती है और उनकी रिक्वायरमेंट अप एंड डाउन होती है। सपोज करें किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाए, किसी तरह की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो उस समय आपको प्रॉब्लम आती है। तो आई थिंक ईएलएस एक नया थोड़ा सा रिस्की है, नो डाउट। साथ के साथ एक बार में इन्वेस्ट आप तब करें जब मार्केट क्रैश करे। उस समय क्या होता है कि जो आपको यूनिट अलॉट किए जाएंगे ना, वो एक अच्छे रेट पे हो जाते हैं और जो कि आने वाले 2, 4, 5, 6 महीने में एक अच्छा रिटर्न देके जाता है। और अगर आप 3 साल के लॉक इन पीरियड में रहते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और 3 साल के बाद इजीली आप एग्जिट भी कर सकते हैं। और जनरली देखा गया है कि इस टाइप के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, अगर आपने स्ट्रैटेजिकली सही डिसीजन लिया है तो 12 से 36% का रिटर्न आता है। डिपेंड करता है वो पोर्टफोलियो और आपने कैसे चीजों को कस्टमाइज किया है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आई थिंक ईएलएस एक अच्छा विकल्प है, थोड़ा सा रिस्की है, तो ये उन लोगों के लिए है जो कि थोड़े यंग हैं और थोड़े एग्रेसिव है। तो आई थिंक उनके लिए है जो कि 40 प्लस है, उनको मैं तो बोलूंगा कि पीपीएफ में ही जाएं, क्योंकि वो एज बैरिकेटिंग भी होता है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो आई थिंक ये दोनों चीजों को ध्यान लेके रख के आपको एक बैलेंस डिसीजन लेना चाहिए। राइट, तो यंग इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन ईएलएसएस रह सकता है। अगर हम कुछ और सेविंग स्कीम्स की बात करें, जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं, इनफैक्ट एनएससी, एनपीएस, इनमें भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लास्ट मोमेंट की प्लानिंग की बात हो रही है, चेतन, जैसे लॉक इन का जिक्र किया हिमांशु ने कि इन सभी ऑप्शंस में देखा जाए तो सबसे छोटा लॉक इन ईएलएसएस के अंदर होता है, जिसमें 3 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक होता है। अगर हम मार्च में मान लीजिए कि कोई अपने लास्ट मिनट की टैक्स प्लानिंग कर रहा है और बहुत कम दिन रह गए हैं, या फिर अगर जनवरी से भी हम लगाएं तो भी टैक्स प्लानिंग हालांकि शुरुआत से होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली हम लास्ट मोमेंट में ही करते हैं। ऐसे में और किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? क्योंकि अब अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आपको कुछ इमीडिएट खर्चे आपके हो सकते हैं, रिगार्डिंग जो नया सेशन शुरू होता है उसमें किताबें, यूनिफॉर्म्स एक्सेट्रा जैसे खर्चे आते हैं। ऐसे में किन बातों को एवेलुएट करने की ज़रूरत है किसी भी तरह की टैक्स प्लानिंग करने से पहले? टैक्स प्लानिंग करने से पहले सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स क्या है। जी। अगर आपको पता है कि आपको कुछ खर्चा आने वाला है बड़ा, जैसे कोई अभी जस्ट करियर स्टार्ट किया है और किसी को बहुत कुछ घर खरीदना है या कुछ दिनों में, कुछ सालों में शादी करनी है, तो उसको कुछ ना कुछ खर्चे करने हैं बड़े, तो वो इवेल्युएट कर ले। या फिर कोई हमारा लोन चल रहा है क्या, जिसपे वी आर पेइंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ वी हैव ऑल दोज काइंड्स ऑफ कमिटमेंट, तो हमारा ये बनता है कि पहले वो हाई रेट लोन जो है वो क्लोज ऑफ करे। जैसे कि एजुकेशन लोन आपका अगर चल रहा है तो 13-13.5% आप इंटरेस्ट देते हो, वो अगर हम पे कर दे पहले तो हमको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा ATE के अंडर, और हमारा टैक्स तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन हमारा लोन भी रिड्यूस हो जाएगा और हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कभी भी सोचते नहीं है कि क्या रिटर्न्स वगैरह मिल रहे हैं। अभी जैसे हिमांशु ने बोला कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास में बहुत ज्यादा एनालाइज करने के लिए, बट जब भी इन्वेस्ट करें तो एक बार तो सोचना बनता है, बिकॉज एक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे हो गई तो आपको जो रिटर्न्स मिलने के बजाय आपके रिटर्न्स निगेटिव चले जा सकते हैं, आप जो इन्वेस्ट किया वो भी लॉस हो सकता है। तो वो
थोड़ा सा कंपेयर कर ले, आपके कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसका नेट ऑफ टैक्स रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, और अगर आपके जो एग्जिस्टिंग लोन कंटिन्यू करते हो तो उसको नेट ऑफ टैक्स कॉस्ट कितना है आपका। Right. तो रिटर्न और ये मैच करके देखे, अगर आपके रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं इन्वेस्ट करके तो डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट। अदरवाइज आपका होम लोन है, लास्ट मिनट पे आपके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और आप एटीसी में अभी शॉर्टफॉल है इन्वेस्ट करने का, तो होम लोन पे कर दीजिए। होम लोन पे करोगे तो उसमें आपको इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा, एडिशनल प्रीपेमेंट आप कर सकते हो, अमाउंट भर दीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स आप इजीली खोल सकते हो, आजकल 2 दिन में अकाउंट मैक्सिमम खुल जाएगा आपका, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो तो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, किसी को अगर फ्रेश पॉलिसी लेनी है मेडिकल या टर्म इंश्योरेंस, तो इसमें बहुत बार होता है आपको हेल्थ चेकअप कराना होता है, उसके लिए समय लग सकता है सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने से पहले। तो एक राइट आपका एक ये है कि आप इवेल्युएट कर ले कि कितना टाइम लगेगा आपका, 31 मार्च के पहले हो सकेगा क्या इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट। अगर नहीं हो सकता है तो आप वो बेनिफिट नहीं ले सकोगे, तो बेटर है पहले इवेल्युएट करिए, फिर ही उस इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए कि इवैल्यूएशन आपको बहुत करना है या अहम है। नहीं कोई करना भी है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप चुनते हैं तो कंपैरिजन उसका बहुत जरूरी है। जैसे कि हम अलग अलग ऑप्शंस के बारे में जान रहे हैं तो एटलीस्ट कह सकते हैं कि 10 आइटम्स तो डेफिनेटली हैं जो 80C के अंदर आते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस पर भी बात करेंगे क्योंकि वो 80D सेक्शन है, लेकिन जहां तक बात है प्री पेमेंट की, हिमांशु आप अग्री करेंगे चेतन से, जैसे ये एक ऐसा सवाल है जो मोस्टली इन्वेस्टर्स को हॉन्ट करता है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर मेरे पास कोई सरप्लस रकम है और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है तो क्या उस रकम को कहीं निवेश किया जाना चाहिए, या फिर आपके ऊपर जो डेट बर्डन है, चाहे वो किसी होम लोन के फॉर्म में हो या फिर किसी और तरह का लोन हो, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उस रकम को इन्वेस्ट करने के बजाय लोन कम कर दिया जाना चाहिए? देखिए, ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ है तो प्रीपेमेंट कर दीजिए। प्रीपेमेंट करके आप क्लेम ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमेशा अच्छा विकल्प रहा है क्योंकि उससे क्या हुआ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें रिड्यूस कर जाती है। लेकिन आपको एक चीज़ कंपेयर करना होगा कि क्या, क्योंकि आपने जो होम लोन ले रखा है वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में उसका बेनिफिट मिलना है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलना है। तो आपको ये प्लान करना होगा कि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में जाऊं और होम लोन पे करूं तो एक कैलकुलेशन आपको खुद से चेक करनी पड़ेगी कि मुझे कहां ज्यादा बेनिफिट आ रहा है। अगर आपको लगता है कि होम लोन पे करके आप ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं तो आई थिंक कि उसके साथ जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में जा रहा हूं, आप एफडी में भी जा सकते हैं। फिक्स एफडी में अगर आपको लगता है कि किसी जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया कि डिसीजन लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं भी उससे एग्री रखता हूं। लेकिन अभी क्या है कि एक फास्ट डिसीजन लेने का टाइम है, क्योंकि अगर आप 2 से 3 दिन एक कैलकुलेशन में टाइम निकाल देंगे तो आने वाले टाइम के बाद आपको इन्वेस्टमेंट वो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आपको जो डिसाइड करना है वो आज करना है, आज से कल करना है, और उसको करने में भी 1 से 2 दिन का प्रोसेसिंग लगेगा। तो आप एफडी में भी जा सकते हैं, वहां पे 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, एटीसी के अंदर आता है। साथ के साथ और भी बहुत तरह के, जैसे आपने बताया 10 तरह की चीजें अवेलेबल है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे रिस्क में जाना है कि नॉन रिस्की आइटम में जाना है। नॉन रिस्की जाना सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग।